की क्लास में हम पार्टनरशिप सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे वेरी बिगिनिंग से। बुक से मैचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार समझने का पार्ट डील कर लेते हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे बाद में कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सबसे टिपिकल यूनिट मानी जाती है यूनिट नंबर 2। और मुझे उम्मीद है जैसे आपने हमेशा से हर बार टिपिकल कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इसको भी आप जरूर समझेंगे। इतु इतु से सेक्शन है, छोटे छोटे से, लेकिन सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। मैं काम भी सेक्शन के साथ याद करूंगा, सेक्शन के साथ करूंगा, और सेक्शंस को रिवाइज बाद में सारे करवा दूंगा। तो चलिए हम सीए फाउंडेशन का पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 2 का पार्ट 1 आज डील कर रहे हैं। यूनिट 2 पार्ट 1 आज डील कर रहे हैं। सर यूनिट का नाम तो बता दो एटलीस्ट, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर। यूनिट का नाम क्या है बेटे? रिलेशंस ऑफ पार्टनर। हार्दिक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा इस टाइम पे लिखे नहीं, सिर्फ सुने और 100% अटेंशन के साथ सुने, जैसे आप मूवी देखते हैं। पार्टनर के आपस में क्या रिलेशन है? सबसे पहला सेक्शन आया 9। ये नोट्स भी ऐसे बनाने बाद में आपको, जैसे मैं बना रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन आया 9। नाम आपको जरूर देखना बेटा। सेक्शन 9 बोलता है जनरल ड्यूटी क्या है। जनरल वर्ड लिखा बेटा मैंने। हर पार्टनर की जनरल ड्यूटी होती है कुछ, जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर। सेक्शन 9 के अंदर जनरल ड्यूटी बताई गई, स्पेसिफिक नहीं। जनरल ड्यूटी क्या होती है पार्टनर की, तो मैं 2 बातें यहां पे लिखूंगा। 2 बातें मैं यहां पे लिखूंगा। पार्टनर की जनरल ड्यूटी, ट्रू एंड फेयरनेस। ट्रू एंड फेयर, जो भी काम करेंगे ट्रू एंड फेयर काम करेंगे। और दूसरा, फर्म की ग्रेटेस्ट, जितना फर्म को फायदा हो सकता हो, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पर्सनल फायदा नहीं देखना, कॉमनली जितना फायदा हो सकता है उतने फायदे के लिए हम काम करेंगे। तो जनरल ड्यूटी क्या है? सारे पार्टनर काम नहीं करते। मान लो 6 पार्टनर हैं, 1 2 3, उसमें से 3 वर्किंग पार्टनर है, 3 स्लीपिंग पार्टनर है। तो 3 स्लीपिंग पार्टनर जब चाहें अगर आके कुछ पूछते हैं, तो इन वर्किंग पार्टनर की एक जनरल ड्यूटी बनती है, इनको सारे ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स की डिटेल दी जाए। और ये जो भी काम करेंगे, बेशक 6 पार्टनर हैं, काम करने वाले 3 हैं, बट ये जो भी काम करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, पूरी फर्म के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। बधाई हो, सेक्शन नंबर 9 खत्म हो गया। इतना ही बोलता है हर पार्टनर की एक जनरल ड्यूटी होती है, वो जो भी काम करेगा फर्म के हित में काम करेगा। और जब उससे कोई दूसरा बंदा पूछेगा तो उसको पूरी डिटेल बताएगा कि मैंने तेरे पीछे से भाई क्या किया और क्या नहीं किया। आप एक बच्चा मुझे बताए फटाफट, सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? सेक्शन नंबर 10 आ गया। 10 बड़ा ही छोटा सेक्शन है, 1 लाइन का सेक्शन है। वो क्या बोलता है? कहता है भाई देख, अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है, पार्टनर ने फ्रॉड किया और फ्रॉड की वजह से फर्म को नुकसान हुआ, फर्म को लॉस उठाना पड़ गया, पार्टनर ने डेलिबरेटली जानबूझ के कोई फ्रॉड किया है, तो पार्टनर भुगतेंगे, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इस नुकसान को फर्म क्यों उठाए? तो जो भी पार्टनर ने गड़बड़ की है फ्रॉड के केस में जो भी उसने गड़बड़ की है, जो भी नुकसान हुआ है, वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है इंडेमनीफाई। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। फर्म के नुकसान, फर्म को जितना भी नुकसान हुआ है पार्टनर के फ्रॉड से, वो सारा उसको भरना पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर 10 में सिर्फ यही बात बोलने के लिए आया है। सेक्शन 10 सिर्फ एक बात बोलने के लिए है, ड्यूटी बनती है इंडेमनीफाई करने की हर पार्टनर की फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड ड्यू टू फर्म। जो फर्म को नुकसान हुआ है फ्रॉड की वजह से, उसको भरेगा कौन? पार्टनर। सेक्शन नंबर 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया मैंने, सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या? सर एक बात बताओ, पार्टनर के क्या राइट हैं और पार्टनर की क्या ड्यूटी है? ये कहां से पता लगता है? ये कैसे पता लगेगा पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटी हैं? बेटा पार्टनरशिप बनती है कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से। किसे बनती है? कॉन्ट्रैक्ट से और एग्रीमेंट से। तो इस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं सारे राइट्स, सारी ड्यूटी। कहाँ कौन गवर्न करता है सारी राइट एंड ड्यूटी को? कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट गवर्न करता है। सर एक बात बताओ, एक बार अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसमें कोई राइट्स ड्यूटी डाल दी, क्या इनको चेंज किया जा सकता है? क्या इनको चेंज किया जा सकता है? वेरीड किया जा सकता है, बदला जा सकता है? तो आप जवाब देंगे यस, बदला जा सकता है, बट कंसेंट चाहिए होगी, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सभी पार्टनर की अगर सहमति होगी तो पार्टनरशिप, जो पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटी हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 11 खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 11 में आपको 2 बातें सीखनी है। सबसे पहली बात, सभी पार्टनर की राइट एंड ड्यूटी कहां से पता लगेगी? तो तुम्हारा जवाब आएगा सर एग्रीमेंट से पता लगते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या इन राइट्स एंड ड्यूटी को चेंज किया जा सकता है? तो आपका जवाब आना चाहिए यस सर, इन राइट्स एंड ड्यूटी को चेंज किया जा सकता है, बट उसके लिए कंसेंट चाहिए होती है सर, सहमति चाहिए होती है सभी पार्टनर की। ओके सर। सर एक बात बताओ,
एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ रखा है, ध्यान सुना बेटा इस बात को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा है, बिल्कुल। उसका एक सेक्शन 27 होता है, हो सकता है सेक्शन आपको याद ना हो, मैंने याद करा भी नहीं रखा। सेक्शन 27 जो बोलता है क्या, सेक्शन 27 एक बात बोलता है कि पार्टनर वो काम, कोई भी काम, एक पार्टनर, ये पार्टनर है मान लो, ये फर्म है, जब तक ये इस फर्म में पार्टनर रहेगा, ध्यान सुनना बेटा सेक्शन 27 क्या बोलता है, जब तक ये पार्टनर इस फर्म में पार्टनर रहेगा तब तक वो इस फर्म के अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसका पूरा टाइम यहीं लगना चाहिए, वो यहीं पे काम करेगा, वो फर्म का कोई भी काम नहीं, सॉरी, फर्म के साथ साथ अपना कोई अदर बिजनेस नहीं चला सकता, एक बात। दूसरा, अगर बिजनेस करना भी चाहता है तो जो बिजनेस फर्म कर रही है, फर्म का बिजनेस तो कर ही नहीं सकता जब तक वो उसके अंदर क्या है, पार्टनर है। ये बात कौन बोलता है, ये हमारा एक्ट का सेक्शन बोलता है, सेक्शन नंबर 27। मेरा सवाल आप लोगों से क्या है, ये तो एक्ट का सेक्शन है, क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के द्वारा, सहमति के द्वारा इन चीजों को बदला जा सकता है बेटी, बताइएगा, क्या इन चीजों को बदला जा सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर, पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो पार्टनरशिप डीड है सर, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति से ये कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, सहमति से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए जो भी सेक्शन पढ़ाऊंगा उसके आगे एक वर्ड लिख रखा होगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं पार्टनरशिप का जो भी सेक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, उसके आगे एक वर्ड लिख रखा होगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप इसका मतलब मुझे मतलब बता सकते हैं क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैं जो भी बातें बोलूंगा, एक्ट बोल रहा है, मैं जो भी लिखूंगा, वो तब वैलिड है जब कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की बात मानी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मेरी बात मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है, तो जो लॉस और प्रॉफिट है वो इक्वल बांटा जाएगा, ये एक्ट बोलता है। लॉस और प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा, सब इक्वल बटेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट होगा तो इक्वल बटेगा या एग्रीमेंट की चलेगी? बहुत बढ़िया। एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई भी पार्टनर जो काम फर्म कर रही है वो काम पार्टनर नहीं कर सकता। लेकिन क्या एग्रीमेंट के द्वारा इसको भी चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप की बातें आपको अब क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट सुपरसीड करके चलता है, ये नॉट विद स्टैंडिंग करके चलता है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ किसकी चलेगी, एग्रीमेंट की चलेगी। तो 3 सेक्शन बेटा आज की क्लास में हमने करी। सेक्शन नंबर 9, मैं बार बार रिपीटिव मोड में रहूंगा आज। सेक्शन नंबर 9 जर्नल ड्यूटी के बारे में कहता जो भी काम करेंगे ट्रू एंड फेयर काम करेंगे, सबको ट्रू एंड फेयर बात बताएंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, कहता अगर पार्टनर की वजह से फर्म को कोई भी नुकसान होता है पार्टनर भरेगा। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन नंबर 11 राइट इन ड्यूटी का कहां से पता लगेगा, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट से पता लगेगा जी। क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, अगर कंसेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जा सकता है। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी सेक्शन को भी ओवररूल किया जा सकता है? अरे जब एग्रीमेंट हो गया मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या करेंगे सेक्शन और क्या करेगा एक्ट, जब बन गया हमारा क्या, एग्रीमेंट। ठीक है जी। सर सेक्शन नंबर कौन सा आ गया, 12। सर फटाफट चल रहे हैं बेटा, इस सेक्शन फटाफट चलते रहेंगे, लेकिन 12 के आगे सेक्शन के आगे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे। सेक्शन नंबर 12 के आगे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ गंभीर बातें मैं बता रहा हूँ। सर यहाँ पे कौन सी गंभीर बातें आप डिस्कस करना चाहते हैं? जब पार्टनरशिप का बिजनेस किया जाएगा तो एक बात बताइए आप, क्या हर पार्टनर को, क्योंकि मैं तुमसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ पार्टनरशिप आता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या बेटा हर पार्टनर को राइट है कि वो फर्म के बिजनेस में कंडक्ट, जो फर्म का बिजनेस चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे? हाँ जी बेटा। हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे। बीच में क्या आवाजें आ रही हैं यार तुम्हारी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट म्यूट हो। ध्यान से सुनिए बेटा, सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखा गया तो बात अलग है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अलग नहीं लिखा गया तो जनरल बात करेंगे। हर पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, राइट है। जब पार्टनरशिप बनी है तो हर पार्टनर को राइट होता है कि वो भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक बात। दूसरा, जब भी जब भी फर्म के अंदर कुछ डिसीजन लिया जाएगा, और 4 पार्टनर है, 1 2 3 4, माना बहुत सारे डिसीजन मेजोरिटी से पास होते हैं,
अब 3 बंदे एक साइड हो गए, वो कोई डिसीजन पास कर रहे हैं, मेरे से पूछा ही नहीं गया, मेरे से बात ही नहीं करी यार, और चुपचाप उन्होंने उठा के अपना डिसीजन पास कर दिया। क्या मेरे से कंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी? क्या पार्टनर होने के नाते मेरे से बात नहीं करनी चाहिए थी? तो जर्नल हमें क्या राइट देता है? राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड। जब भी फर्म के अंदर कोई डिसीजन पास किया जाएगा, हर बंदे से बात की जाएगी, उससे कंसल्ट ली जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं 2 राइट बता चुका हूं बेटा। पहला राइट, पार्टिसिपेट करने का हर बंदे का राइट होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में कुछ अलग लिख रखा हो, देखो हमें पता नहीं। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड। जब भी फर्म के अंदर कोई डिसीजन लिया जाएगा, मेरे से बात जरूर की जाएगी। राइट टू बी कंसल्टेड, टू बी कंसल्टेड। जब भी कुछ हुआ जाएगा तो मेरे से बात जरूर की जाएगी। तीसरी बात, क्या हर पार्टनर के पास फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है? क्या बुक्स को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल। 3 राइट आपके सामने तड़कते भड़कते आ गई, सेक्शन नंबर 12 ने दिए। तीनों राइट आप अपनी बुक में नोट कर लेना। तो सेक्शन नंबर 12 हो गया खत्म, और आ गया सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 के आगे अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करना है बेटा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा 110%। ओके सर। सेक्शन नंबर 13 के आगे लिखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब 12 एंड 13 दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो 13 बात करने आ रहा है वो किसकी बात करता है? हम कुछ और राइट्स की भी बात करेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक राइट्स होंगे, और यहां पे से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मेरा सवाल पहला आपसे, राइट टू रेम्युनरेशन, सोच समझ के जवाब देना बेटे। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना लिखा हो तो क्या पार्टनर को, काम करने वाले को रेम्युनरेशन मिलेगा? सोच समझ के जवाब देना। शाबाश। रेम्युनरेशन का कोई राइट नहीं होता साहब। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है तो देखो मिलेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो रेम्युनरेशन का कोई राइट नहीं होता। दूसरी बात, सर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिख रखा, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, सर कैसा बांटा जाएगा? प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटा जाएगा? अब मेरा दूसरा, इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट है, क्या बेटा इक्वल बांटा जाएगा, या जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगा रखी है उस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा? फटाफट बताओ। तो एक एग्जामिनर आपको चालू बनाने का प्रयास करेगा, कहेगा कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो जिस रेशियो में कैपिटल लगा रखी है उस रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए, तो आप इसको सिरे से काट देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होगा तो हमारा एक्ट बोलता है प्रॉफिट हो चाहे लॉस कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा। आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया। तीसरा, क्या बेटा उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, क्या उस कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा? तीसरा आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट और लिख रखा है तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट की चलेगी। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ का जवाब ध्यान सोच समझ के देना। सर कैपिटल तो एक बंदे ने लगाई लगाई, उसके अलावा बंदे ने एडवांस भी कंपनी को अलग से एक्स्ट्रा एडवांस दे रखा है, एक्स्ट्रा एडवांस कंपनी को दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट डीड में कुछ नहीं लिख रखा, क्या इस एडवांस के ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलेगा? तुम्हें 6% भी कैसे पता है? क्या चक्कर, तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी? अच्छा, पांचवा क्वेश्चन मेरा आपसे, पांचवा, ये सभी 13 सेक्शन नंबर 13 के पार्ट चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, अगर एक पार्टनर ने विद इन अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया है, अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया है, बिजनेस के लिए काम किया है, बिजनेस के लिए काम किया है, मतलब उसने कोई गलत काम नहीं किया, अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया, बिजनेस के लिए काम किया, और बिजनेस के लिए काम करने से उसको अगर कोई पेमेंट अपनी जेब से करनी पड़ जाती है, कोई पेमेंट करनी पड़ जाती है, या कोई लाइबिलिटी उसको इनकर हो जाती है, तो ये लाइबिलिटी उस पार्टनर की मानी जाएगी या फर्म की मानी जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 13 के बेटा सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि सभी आंसर ठीक मिलेंगे, लेकिन आपने सभी आंसर ठीक दे दिए। सेक्शन नंबर 13 हमारा हो गया। अब आ गया सेक्शन नंबर 14, इसमें आप फंसेंगे पक्का। सेक्शन नंबर 14 बात करता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेक्शन का नाम देखो, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है? सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्या क्या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में माना जाएगा? मतलब जो बंदे हैं सर, जो पार्टनर हैं, क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है? जी नहीं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बोलेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कंट्रीब्यूशन लगाया, जितने पैसे धंधे लगा के उन्होंने काम स्टार्ट किया, वो सारा इसी की प्रॉपर्टी है। फिर फर्म ने बाद में जितनी भी एसेट खरीदी, जितना भी परचेज किया, जितना भी माल खरीदा, जो भी बाद में एक्वायर किया, वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। फर्म ने बढ़िया काम करते हुए गुडविल कमाई, ये गुडविल भी क्या है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे, अगर किसी पार्टनर की पर्सनल एसेट को
अगर किसी पार्टनर की पर्सनल एसेट को एक बार पार्टनरशिप के बिजनेस में यूज कर लिया जाए, क्या सिर्फ यूज करने से ही ये पर्सनल एसेट पार्टनरशिप एसेट बन जाती है या पर्सनल ही रहती है? शाबाश। सेक्शन नंबर 14 सिर्फ यही बताने के लिए आया था। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में तीन चीजें आएंगी। जो उन्होंने इनिशियल कंट्रीब्यूशन लगाया वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, फिर बाद में जितनी उन्होंने एसेट्स एक्वायर करी, परचेज करी, खरीदी, जो भी उनको मिला वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, जो गुडविल आपने कमाई वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर किसी पार्टनर की पर्सनल एसेट को सिर्फ बिजनेस में यूज किया जा रहा है, बिजनेस के पास कोई एसेट नहीं थी, कोई पार्टनर अपनी घर से पर्सनल एसेट ले आया और वो यूज हो रही है बिजनेस में, तो सिर्फ यूज होने से वो बिजनेस की नहीं बन जाएगी, वो हमेशा किसकी कहलाएगी? पार्टनर की ही कहलाएगी। सेक्शन नंबर 14 भी आपका हो गया कवर। बहुत बढ़िया सर। क्या मुझे बता सकते हैं, यहाँ गुडविल का जिक्र हुआ था, तो गुडविल क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज गुडविल? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। जब किसी बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, इस रेपुटेशन का पता है क्या फायदा होगा? फ्यूचर में, आने वाले सालों में जो लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, हम उनसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि मेरी रेपो है, मेरी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम कमाएंगे फ्यूचर में, इसी की आज की वैल्यू क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। ओके सर, तो गुडविल भी आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में आती है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 कहता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप की एसेट हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनको पर्सनल यूज में लेना चाहिए या उनको बिजनेस का यूज करना चाहिए? उनको कहां यूज करना चाहिए? फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज करना है या बिजनेस में यूज करना है? फर्म के बिजनेस में यूज करना है। सेक्शन नंबर 15 भी खत्म हो गया बेटा। ये कॉन्सेप्ट है बस, एक एक सेक्शन 3 में हर एक में कॉन्सेप्ट भर रखा है। ओवर कंटेंट इतना, बच्चा जब पढ़ता तो इतने सेक्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अब तक एक भी ऐसी बात नहीं आई है जो आपको परेशान कर पाए। तो हम चलते हैं आगे, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है? बड़े ध्यान से सुनना बेटे। 16 के आगे मैं लिखूंगा BJIMP, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बी फॉर बहुत, जे फॉर ज्यादा, IMP इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 बहुत गंभीर सेक्शन है, ध्यान सुनना। 16 के दो पार्ट कर लो, 16(1), 16(2). 16(1) क्या बोलता है? अगर किसी पार्टनर ने, ध्यान सुनना बेटा, अगर किसी पार्टनर ने कोई प्रॉफिट कमाया, कोई प्रॉफिट कमाया, कैसे? फर्म का नाम लेके कमाया, कोई ट्रांजैक्शन करके कमाया, या फर्म के बिहाफ पे कमाया, अलग से कोई प्रॉफिट कमाया है, तो उस पार्टनर का प्रॉफिट ना मान के, अगर उसने कमा भी लिया है तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। वो प्रॉफिट फर्म का माना जाएगा, न कि पार्टनर का माना जाएगा। सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई, इसको डिटेल में बता सकते हो? बिल्कुल। मैं, वेद सोनी, गुरमीत और ओल्ड क्लब फाउंडेशन का राहुल, हम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई। राहुल, गुरमीत एंड वेद तीनों ने मिलकर क्या बनाई? पार्टनरशिप बनाई। इसमें हमने काम किया ज्वेलरी का, हमने ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया। तो जैसे बेटा हमारा बेसिकली पुरानी कभी से काम ही क्या है? ज्वेलरी का। तो गुरमीत, राहुल ने कहा देख भाई हम तो नए हैं, तो एक काम किया, अगर गोल्ड को किस टाइम पे खरीदना है, किस टाइम पे बेचना है, और तुझे गोल्ड की थोड़ी सी पहचान भी है, तो ये मेन जो काम है ना, ये तू ले ले, ठीक है ना? ये काम तू ले लियो और इसको तू देख लियो। मैंने कहा ठीक। अब मेरे को बेटा गोल्ड का पूरा अंदाजा था। हमने बेटा मान लो 20 ग्राम गोल्ड लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। 20 ग्राम गोल्ड लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। बीच में भाव बढ़ गया, अब मेरे को अंदाजा पूरा था, मैंने 20 ग्राम भाव बढ़ते ही इस बिजनेस को, इस सोने को सेल कर दिया। सेल करके प्रॉफिट आ गया। थोड़े दिन बाद मैंने 20 ग्राम फर्म के लिए दोबारा से फिर से खरीद लिया। इस सेल और परचेज में करने के दौरान मैंने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। फर्म में हमने स्टार्टिंग में 20 ग्राम गोल्ड लगाया था, आज भी 20 ग्राम है। मैंने कोई किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो हमने लगाया था वो हिस्सा आज भी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सेल परचेज करके एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमा लिए, क्योंकि मेरे को इस काम की नॉलेज थी। मुझे फटाफट बताओ, ये 10,000 प्रॉफिट वेद का है या फर्म का है? गुरमीत और राहुल कह रहे हैं भाई साहब प्रॉफिट दे, प्रॉफिट दे। मैंने कहा तुमने कितना माल लगाया था? 20 ग्राम। तुम्हारा आज भी कितना? 20 ग्राम। किस नाम का प्रॉफिट? किस नाम का प्रॉफिट? वो कहेंगे तूने ये सेल परचेज करके। मैंने कहा मैंने अपने दिमाग से लगाया। कहता दिमाग गया बाढ़ में। अगर तू फर्म के साथ काम कर रहा है और फर्म के साथ ही डीलिंग करके फर्म के पैसों से ही कुछ तू फर्दर पैसा कमा रहा है, तो बेशक तू तेरा दिमाग यूज कर रहा है, वो पैसा तुझे हमें हर हालात में वापस देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। तो ये था 16 पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है, ध्यान समझना। फिर से 3 पार्टनर, एक पार्टनर वेद, एक पार्टनर गुरमीत, एक पार्टनर राहुल, तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी।
अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है तो सीधी सी बात है भाई, जो पार्टनरशिप का काम है ना, जो पार्टनरशिप का काम है वो आप अलग से घर पे नहीं कर सकते। वही काम सेम बिजनेस आप अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो फिर आप यहाँ ध्यान लगाओगे या यहाँ ध्यान लगाओगे, यहाँ की सारी कस्टमर आप यहाँ तोड़ ले जाओगे। तो दूसरा जो क्लोज है वो क्या बोलता है, अगर आपने पार्टनरशिप में रहते हुए, वेद सोनी, अगर आपने पार्टनरशिप में रहते हुए उसी बिजनेस को अपने घर में भी या किसी अदर प्लेस पे कर रखा था और वहां पे आपने प्रॉफिट कमाया और फर्म के कस्टमर को तोड़ के आप वहां पे ले जाते हो, वहां अलग से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, तो क्या ये प्रॉफिट आपको फर्म को पे करना पड़ेगा या ये आपका प्रॉफिट माना जाएगा? फटाफट बताइए। खत्म। 16 के 2 पॉइंट थे, दोनों खत्म। एक पॉइंट में मैंने अलग से बिजनेस नहीं किया था, मैंने फर्म के साथ ही ट्रांजेक्शंस करके फर्म के पैसों से पैसा कमाया था, वो भी मुझे वापस देना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या किया था, मैंने एक अलग बिजनेस खोल लिया, लेकिन वो बिजनेस मिलता जुलता है किससे, फर्म के बिजनेस से मिलता जुलता था, और फिर मैंने मिलता जुलता क्या, सेम बिजनेस था, उन्हीं के कस्टमर को घर पे तोड़ के मैं पैसा कमा रहा था, तो यहां भी मुझे जो भी पैसा कमाऊंगा वो मुझे वापस करना पड़ेगा। जी सर, ये था सेक्शन 16, जिसके आगे मैंने लिखा था बीजीआईएमपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 17। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को बुक से फिलहाल मत पढ़ना, ना तुम्हें कोई लाइन देखनी है, तुम्हें बस जो नोट्स में बना रहा हूं, तुम कहोगे तो मैं इसकी फोटो भेज दूंगा, और तुम वीडियो से देख के दोबारा बनाना चाहो तो वीडियो से देख के दोबारा बना सकते हो। तुम्हें ये अपने रफ कॉपी में, सॉरी एक फेयर कॉपी में यूनिट 2 के सारे नोट्स बनाने हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन आ गया 17। सेक्शन आ गया 17, ये बात करता है फर्म के बारे में। क्या आप लोगों ने एक बात सुन रखी है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन या फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? फर्म का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब आता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी बोला जाता है। तो ऐसा सिर्फ 4 केस में होता है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 17 के अंदर ये 4 वेज, 4 तरीके बताए हैं जहां फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कब? जब जब नया पार्टनर आए, जब फर्म को कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है। दूसरा, जब कोई छोड़ के चला जाए, जब कोई छोड़ के चला जाए, सर जाने के तो कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है उसको रिमूव किया गया हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो सकता है वो अनसाउंड माइंड हो गया हो सकता हो, तो ये कई सारे कारण होते हैं, हो सकता है उसका टाइम पूरा हो गया हो। तो कैसे भी जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, आने से भी चेंज होता है, जाने से भी चेंज होता है। तीसरा, हमने पार्टनरशिप फर्म जो सोचा था, जो ओरिजिनली जिस चीज के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, हमने उसका फिर ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, उसका काम ही चेंज कर दिया। पहले हम सीमेंट का काम करते थे, अब हमने हॉस्पिटल बना लिया। ऐसा करना भी क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, या सर फिर क्या, हमने पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम के लिए स्टार्ट की थी, हमने पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम के लिए स्टार्ट की थी, वो फिक्स टाइम हमारा एक्सपायर हो गया और उसके बाद भी हमने पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रखा है, तो बाद में भी कंटिन्यू करना रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। मुझे कोई बच्चा 4 टाइप बताइए जिससे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, 5वां कोई तरीका नहीं होता, फटाफट बताइएगा। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। सेक्शन कौन सा है बेटे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ गया बेटे सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 ये क्या बात करता है? अब मैं आपसे बहुत बेसिक बात पूछूंगा, क्या पार्टनर क्या पार्टनर फर्म का एजेंट होता है? फटाफट बताओ। क्या पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी हो सकता है और प्रिंसिपल भी हो सकता है? एक पार्टनर दोनों रोल अदा करता है, वो एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। जब दूसरे पार्टनर काम करते हैं तो वो उनका एजेंट माना जाता है, जब वो खुद काम करता है तो वो प्रिंसिपल होता है और बाकी उसके एजेंट होते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, एक बंदे ने अगर काम किया है तो वो एक का काम नहीं माना जाएगा, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म का काम माना जाएगा। ये बात बताने के लिए आया सेक्शन नंबर 18, जिसने कहा जो पार्टनर होता है वो फर्म का एजेंट भी होता है और दूसरे बंदों के लिए प्रिंसिपल भी होता है एज वेल एज एजेंट भी होता है। ये दो बातें बताई, सेक्शन नंबर 18 भी क्या हो गया, ओवर। छोटे छोटे एक एक लाइन की सेक्शन है, बस इनको एक बार कवर अप करना है, कवर अप करते ही फिर हमारी बुक से मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन नंबर 19 लिखो बेटा, एम महा इंपोर्टेंट, मोस्ट नहीं बेटा, महा इंपोर्टेंट है। और वास्तव में मजाक नहीं बेटा, महा इंपोर्टेंट का मतलब है मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख लो नवंबर 20, ना आए तो मेरा रूप बदल देना तुम, नवंबर 20 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन शर्तिया तौर पर बेटा आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा, इसलिए ध्यान सुनना। ये बात करेगा इम्प्लाइड अथॉरिटी की, इम्प्लाइड अथॉरिटी, पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी।
तुम्हें क्या लगता है कि एक पार्टनर क्या क्या कर सकता है? एक पार्टनर क्या क्या कर सकता है, ये हर चीज क्या तुम्हें लगता है एग्रीमेंट में डिफाइन की जा सकती है? एक पार्टनर क्या क्या कर सकता है, क्या हर चीज वहां पे डिफाइन लिखी जा सकती है? यस और नो? पॉसिबल ही नहीं भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। कुछ बातें वहां पे लिखी जा सकती हैं, हर चीज वहां पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो कुछ काम करने की उसके पास इंप्लाइडली, लिखो चाहे ना लिखो, इंप्लाइडली उसके पास पावर होती है। जैसे कि ध्यान सुनना, ये फर्म है, ये फर्म है, मैं इसका एक्टिव पार्टनर हूं, तो क्या मैं फर्म के ब्याह पे सेल कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या फर्म के ब्याह पे परचेज कर सकता हूं? बिल्कुल। अरे यार, मैं यहाँ पे पार्टनर हूं, ट्रेडिंग फर्म है, तो मैं गुड्स का लेन देन तो करने के लिए बैठा हूं, तो मैं करूंगा। सर क्या आप यहाँ पे बोरो कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। क्या आप बीआरबी पे जारी कर सकते हैं? बिल्कुल जारी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल काम है जो हम कर ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे अब नॉर्मल काम होते हैं जो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते। मतलब जिनको जब तक स्पेशल ना लिखा जाए, जिनको जब तक स्पेशल लिख ना दिया जाए, आप उन काम को कर नहीं सकते। वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर के काम होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्या क्या चीजें कवर नहीं होती इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर? क्या क्या चीजें कवर नहीं होती इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर? और उनको जब मैं बोलूंगा ना, तुम खुद बोल दोगे कि सर वास्तव में ये बात सही बता रहे हो। क्या एक बंदा, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिख रखा, क्या एक बंदा, किसी ने फर्म के ऊपर केस कर रखा है, किसी ने फर्म के ऊपर केस कर रखा, किसी और बंदे ने, एक पार्टनर जिसको कोई राइट भी नहीं है, उठा के फटाफट इस केस को एडमिट कर लिया और खुद बोल दिया फर्म के ब्याह पे, हाँ मैं कसूरवार हूं और आपके मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या कोई बंदा ऐसा कर सकता है? क्या कोई बंदा फर्म के नाम से अकाउंट ओपन ना कर रखे, फर्म का अकाउंट अपने नाम से खुलवा सकता है? क्या फर्म का अकाउंट अपने नाम से खुलवा सकता है? फर्म ने बहुत सारी गुड्स और बहुत सारी सर्विसेज सप्लाई करी है, दुनिया भर के लोग उधार लेके गए हैं, इसने भी उधार लिया, इसने भी उधार लिया, इसने उधार लिया। तो यहाँ तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर क्या कहता है, जाओ तुम्हारा उधार माफ किया, जाओ मैं बोलता हूं सारा तुम्हारा सारा उधार माफ, छोड़ दिया तुम्हारा। क्या कोई ऐसे छोड़ सकता है? ठीक, ठीक है। क्या कोई फर्म के बिहाफ पे कुछ नहीं लिखा, इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद के लिए खरीद सकता है? फर्म के ब्याह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और या फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना, मैंने मूवेबल नहीं बोला बेटा, मूवेबल होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जिनका रूटीन में डील करते हैं, यहाँ बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसी पार्टनर को जब तक एक्सप्रेस राइट ना दिया जाए, वो फर्म की किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना तो परचेज कर सकता है और किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना सेल कर सकता है। तो ये दो राइट भी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं। ओके सर क्या वो फर्म के बिहाफ पे, क्या इस फर्म के बिहाफ पे फर्म की पार्टनरशिप किसी दूसरी फर्म से करा सकता है? जी नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो कुछ बड़े लेवल के काम हैं, कुछ बड़े लेवल के काम हैं जिसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते। तो इनको ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास पावर हो। अगर एक्ट साइलेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्या आपको सेक्शन नंबर 19 थोड़ा बहुत समझ में आया? एक, मैं किसी फर्म के अंदर पार्टनर हूं, इस फर्म की पार्टनरशिप मैंने किसी दूसरी फर्म से पार्टनरशिप करवा दी, फर्म की पार्टनरशिप फर्म के साथ। अरे मर्जर या एक्विजिशन करा देना, दो बंदों को मिला देना, ये रूटीन का काम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है? तो इस टाइप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन बेटा एक बंदा नहीं ले सकता, ये उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिएगा, अब सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 ये क्या बोलता है? हाँ एक बात बताओ बेटा, जहां आपको लगे कि बस उसी टाइम बोल देना, क्योंकि चैप्टर टेक्निकल है, जहां आप कहोगे बस मैं वहीं छोड़ दूंगा। तो मैं क्या कंटिन्यू कर लूं ना बेटे? बताओ फटाफट एक बार, मैं कंटिन्यू कर सकता हूं ना? तो लिंक दोबारा भेजूं या आज का काफी? फटाफट बताओ, मैं उसी कोडिंग काम करूंगा। भेज रहा हूं बेटा दोबारा से।